बेंगलोर एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता। यहाँ मेरी एक अच्छी खासी जॉब है, एक सेटल्ड लाइफ और वहीं रोज़ का कॉरपोरेट हासिल। पर सच बताऊँ, इस चमकती दुनिया के बीच कहीं ना कहीं एक घुटन सी होने लगती है। वही रोज़ की डेडलाइंस, वही कांच की दीवारें। मुझे इस रूटीन से दूर जाना था, किसी ऐसी जगह जहाँ दुनिया का शोर गायब हो जाए, जहाँ मोबाइल के सिग्नल्स नहीं बल्कि दिल की धड़कन सुनाई दे। मेरा दिल किसी केबिन में बैठने के लिए नहीं बना था, इसीलिए मैंने एक ऐसी जगह चुनी जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। तो फाइनली प्लानिंग ख़त्म हुई और सफ़र शुरू। बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचकर जब बोर्डिंग पास हाथ में आया, तब लगा कि हाँ, अब हम सच में निकल रहे हैं। फ्लाइट की खिड़की से जब ये बादलों का नज़ारा दिखा, तो सच में सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। 2 घंटे का ये सफ़र पता नहीं कितनी जल्दी चला गया। बादलों के बीच से निकलते हुए दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि आगे का सफ़र बहुत सही होने वाला है। दिल्ली लैंड करते ही हमने सोचा कि थोड़ा लोकल एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि मनाली की बस शाम को थी। तो हम सीधे पहुंच गए जामा मस्जिद और चांदनी चौक। यहाँ थोड़ा बहुत घूमने और दिल्ली का वाइब लेने के बाद अब वक्त हो चुका था नेक्स्ट स्टेप पर चलने का। थोड़ा ठहराव ज़रूरी था, पर अब आगे बढ़ने का भी टाइम आ चुका था। सुबह के टाइम जब बस मनाली पहुंची, तो सबसे पहले यहाँ की ठंडी हवा ने बता दिया कि हम पहाड़ों में आ चुके थे। होटल जाकर जल्दी से फ्रेश हुए, क्योंकि हम निकलने वाले थे यहाँ की लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर करने। हम सबसे पहले गए हिडिंबा टेम्पल। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच ये जगह सच में बहुत पीसफुल थी, और उस वक्त हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि भीड़ भी बहुत कम थी और मौसम भी बहुत सही हो रखा था। इन जगहों को देखकर मुझे थ्री इडियट्स मूवी की याद आ गई, क्योंकि पिया की शादी मनाली में ही तो होने वाली थी, जब राजी उसे मंडप से उठाकर ले गया था। और उस दिन मुझे एक लोकल फेस्टिवल भी देखने को मिला। वो ट्रेडिशनल म्यूजिक और वो बेसिक सी लाइफस्टाइल देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं मनाली की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि जहां भी जाऊं कुछ ना कुछ खूबसूरत तो दिख ही जाता था। पर असल एक्साइटमेंट तो अब शुरू होने वाली थी। हमने गाड़ी में अपना सारा सामान सेट किया, सीट बेल्ट लगाई और निकल पड़े आगे के रास्ते पर। और रास्ते में हमारा स्वागत किया अटल टनल ने। टनल के अंदर का ड्राइव करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और असली सरप्राइज बाहर था। जैसे ही टनल खत्म हुई, हम एक बिल्कुल नई दुनिया में आ चुके थे। हर तरफ सिर्फ खुले पहाड़ और सन्नाटा। जैसे जैसे हम इन ऊंचे माउंटेन पास को क्रॉस कर रहे थे, रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत और खाली होता गया। गाड़ी के अंदर दोस्तों के साथ वही पुराने गाने, थोड़ी बहुत खिचखिचाई और चलते सफ़र में मस्ती। सच में इस लंबे रास्ते की थकान बिल्कुल फील नहीं होने दे रही थी। पहाड़ों में जब आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ होते हो ना, तो रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर एक मोड़ पर एक नया मज़ा तो आ ही जाता है।
और वैसे भी टॉड स्किनर ने कहा था, वी कैन नॉट लोअर द माउंटेन्स, देयरफॉर वी मस्ट एलिवेट आवरसेल्व्स। मतलब हम पहाड़ों की ऊंचाइयों को तो कम नहीं कर सकते, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए हमें खुद को ऊपर उठाना पड़ता है। और हमारी इस ऊंचाई के बाद हम पहुंच चुके थे दीपक ताल। कहते हैं इस लेक का नाम एक लोकल चरवाहे के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम दीपक था। वो इसी वैली में अपनी भेड़ों को चराने आता था और इसी लेक के पास रहता था। रास्ते में थोड़ा और ऊपर बढ़ते ही ये बंजर पहाड़ और भी ज़्यादा विशाल होने लगे और तभी हमें दिखा सूरज ताल। सूरज ताल का मतलब है द लेक ऑफ सन गॉड। ये कोई आम झील नहीं है। सी लेवल के लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये झील इंडिया की 3rd हाईएस्ट लेक है। एंड फाइनली हमने एंटर किया उस जगह पर जिसका सपना हर ट्रैवलर देखता है, लद्दाख। यहाँ आते ही बादल, पहाड़ और रास्ते सब कुछ बिल्कुल बदल सा जाता है। लगता है कि हम किसी अलग ही प्लेनेट पर आ चुके हैं। लद्दाख को द लैंड ऑफ हाई पैसेस भी कहते हैं। यहाँ की ऊंचाई और ये खाली लंबे रास्ते आपको ये सिखाते हैं कि असली सुकून क्या होता है। ये है सरचू के कैनियंस, हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पे स्थित। अब यहाँ पे हमारा एक रात का स्टे था। अगले दिन सुबह हमें बाइक्स मिलने वाली थी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। एंड ऑब्वियसली एडवेंचर करना हो तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही एडवेंचरस बाइक आती है, हिमालयन। सरचू सी लेवल से लगभग 14,070 फीट की ऊंचाई पर है। ये जगह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बीच का ऑफिशियल बॉर्डर चेक पॉइंट है। यानी यहाँ से आप हिमाचल को पीछे छोड़कर लद्दाख में कदम रखते हो। तो यहाँ पे हमारी ड्राइव खत्म होती है और एडवेंचर राइड शुरू होती है हिमालयन बाइक पे। असली एडवेंचर। तो मिलते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे। तो हम सारचू से निकल चुके थे और अपना अगला डेस्टिनेशन 135 किलोमीटर दूर था, जिसका नाम है तांगलांगला पास, जो कि अब दुनिया का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है। इसकी हाइट है करीब 17,000 फीट अबव द सी लेवल। तो अब 17,480 फीट की ऊंचाई और 9 डिग्री सेल्सियस की कपकपाती ठंड में तांगलांगला पहुंचे तो हौसला कम नहीं बल्कि दुगना हो गया था। अब आगे के सफ़र के लिए हमारा मोटिवेशन एक अलग ही लेवल पर था।
जब हम आगे बढ़ रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक साथी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तो हमारे पास टाइम था और पास में ही एक खूबसूरत जगह थी। तो मैं और मेरा दोस्त पैदल निकल गए नीचे इस जगह पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। अब उसी दिन शाम में हम ले सिटी पहुंच चुके थे। हम अपना सारा लगेज होटल में शिफ्ट करके निकल गए ले मार्केट की तरफ कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। अगले दिन सुबह हमें जल्दी निकलना था खारदुंगला पास के लिए, जो करीब 70 किलोमीटर दूर था ले सिटी से। अगले दिन ले सिटी में पंछियों ने कुछ इस तरह से हमारा वेलकम किया। ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना था खारदुंगला पास के लिए, जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है, जिसकी हाइट है 17,582 फीट अबव द सी लेवल। तो फ्यूल अप कराने के बाद हम वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पास को चेस करने के लिए सफ़र पे निकल पड़ते हैं। मनाली से शुरू हुआ ये सफ़र और देखते ही देखते हम इतनी दूर निकल आए हैं। सारचू की वो ठंडी रातें, तांगलांगला की वो कपकपाती ठंड और लेक के रास्ते, हर एक मोड़ पर इस सफ़र ने हमारी हिम्मत को आजमाया भी है और हमें जीना भी सिखाया है। सफ़र खूबसूरत है, पर दोस्तों के साथ ये और भी ज़्यादा यादगार बन गया। जब थकान होती है तो एक दूसरे का हौसला और ये खुली वादियाँ सब ठीक कर देती थी। सच बताऊँ, यहाँ आकर लगता है कि हमने सच में कुछ ज़िंदगी में उखाड़ लिया है। खारदुंगला को पार करते ही अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लेह की इन वादियों को पीछे छोड़कर हमारे टायर अब एक नई दिशा में घूम चुके थे, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल किसी अलग दुनिया जैसी थी। हम आगे बढ़ रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ और वहाँ से हमारी मंजिल होगी डिस्किट मॉनेस्ट्री। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी तो अभी आगे बढ़ रही है। हम सबसे पहले पहुँचे डिस्किट मॉनेस्ट्री, जो नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और बड़ी मॉनेस्ट्री है। एक ऊंचे पहाड़ पर बनी इस जगह से पूरी वैली का बेहद शानदार नज़ारा दिखता है। मॉनेस्ट्री के ठीक पास ही खड़ी है एक 106 फीट ऊंची जाम्पा बुद्धा की बेहद खूबसूरत स्टैचू। ये विशाल प्रतिमा इस पूरे इलाके में एक अमन और शांति के प्रतीक के रूप में बनाई गई है। नुब्रा वैली के चारों तरफ ऊंचे सूखे पहाड़ और उनके बीच से बहती नदी यहाँ के लैंडस्केप को बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बना देती है। एक ही सफ़र में बिल्कुल अलग नज़ारा देखने को मिल गया। यह है हुंदर का वाइट सैंड ड्यून्स। अगली सुबह हमने नुब्रा रिवर के साथ साथ रास्ता पकड़ा। दूर तक फैली खुली रोड, इंजन की आवाज़ और चेहरे पर ठंडी हवा। राइडिंग का इससे बेहतर स्टार्ट नहीं हो सकता था। बाइक स्मूथली आगे बढ़ रही थी और नज़ारे पीछे छूट रहे थे। यहाँ बाइक चलाने का मज़ा ही अलग था। जब आप पूरे ग्रुप के साथ एक लाइन में चलते हो तो थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और रास्ता इतना बढ़िया कि हम बस बिना रुके कंटिन्यूसली क्रूज़ कर रहे थे और बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। पूरे रास्ते जो सूखे पहाड़ देखने की आदत हो गई थी, अब वो अचानक से बदल गया था। कुछ लश ग्रीन माउंटेन्स हमारे सामने आ चुके थे। और फिर हम पहुंचे चांगला पास। वहाँ पर काफ़ी लोग मिले जो हमारी तरह ही लद्दाख घूमने आए थे। मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वो भी बेंगलोर से ही आए हुए थे।
चांगला पार करते ही हमें लगा कि रास्ता आसान होगा, पर अचानक हमारे सामने एक बड़ा फ्लड आ गया। पहाड़ों से पिघला हुआ पानी पूरी रोड पर बह रहा था और रास्ता बिल्कुल भी ब्लॉक हो चुका था। बाइक्स को निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। उसके थोड़ी देर बाद ही पैंगोंग लेक से पहले एक बार और फ्लड का सामना हुआ। और इस बार पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और कीचड़ बढ़ती जा रही थी। हम वहाँ घंटों फंसे रहे, वेट करते हुए कि अब बहाव थोड़ा कम होगा और हम आगे बढ़ेंगे। पैंगोंग पहुँचने का हमारा पूरा स्केड्यूल काफ़ी घंटे डिले हो चुका था। जब पानी थोड़ा कंट्रोल में आया तो सब ने एक दूसरे की हेल्प की। एक एक करके बाइक को उस तेज़ पानी से पत्थरों के बीच से खींचा। उस मुश्किल रास्ते से निकलकर हम बिना रुके बाइक्स को आगे दौड़ाए। रास्ता लंबा था, थकान पूरी थी और शाम होने वाली थी, पर जैसे ही हमने वो आखिरी मोड़ लिया, सामने पैंगोंग लेक का वो शानदार नीला पानी दिखाई दे गया। सफ़र का सबसे बड़ा रिवॉर्ड हमारे सामने था। बचपन में थ्री इडियट्स का वो क्लाइमैक्स सीन देखकर किस किस ने लद्दाख का प्लान बनाया था। आज वही नीला पानी और वही पहाड़ बिल्कुल सामने थे। स्क्रीन पर देखना एक अलग बात थी, पर खुद यहाँ बाइक खड़ी करके देखना एक अलग ही गूज़बम्प वाली फीलिंग है। यहाँ हर तीसरे कोने पर आपको रैंचो की स्कूटी और करीना कपूर वाला येलो हेलमेट दिख जाएगा। हर कोई वही आइकॉनिक पोज मारने में बिजी था। पूरा बॉलीवुड माहौल बना हुआ था इस बर्फ़ जैसे ठंडे पानी के किनारे। हमें भी लगा कि अब इतने फ्लड्स और पथरीले रास्ते झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक थ्री इडियट्स वाला मोमेंट तो बॉस बनता ही है। क्योंकि सच बताऊँ, इस जगह को देखकर दिल से बस एक ही चीज़ निकलती है, ऑल इज़ वेल। पैंगोंग से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे रेजेंगला वॉर मेमोरियल। ये वो जगह है जहां 1962 की जंग में चार्ली कंपनी के 120 अहिर जवानों ने दुश्मन के हजारों सैनिकों का सामना किया था। मेजर शैतान सिंह और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक लड़कर इस पोस्ट को बचाया था। भारतीय सेना इस हमले के दौरान चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1300 से अधिक सैनिक उनके मारे गए। देख सकते हैं चाइना ने फर्स्ट अटैक पैंगोंग से सामने से कर दिया, जो कि उनका असफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उनको आगे की तरफ एडवांस करते हुए देख लिया था, क्योंकि वो भारी मात्रा से फायर करके पीछे की तरफ हट गई। फिर उन्होंने अपनी रणनीति को बदल लिया, मल्टी डायरेक्शन अटैक कर दिया, जगह मुखोरी टॉप से आते। अब रेजांगला के बाद अपना सफ़र एक स्टेप ऊपर होने वाला है, क्योंकि असली चैलेंज तो अब उमलिंगला है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है, जिसकी हाइट है 19,024 फीट अबव द सी लेवल। और उससे पहले हमें पहुंचना है हानले, जिसे इंडिया की डार्केस्ट प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ से हम स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। अब हानले में हमें अपनी बॉडी को अगले दिन उमलिंगला पहुंचने के लिए प्रिपेयर करना था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर क्या करें, हमसे होटल में रहा नहीं गया, तो मैं और मेरा दोस्त निकल पड़ते हैं यहाँ के लैंडस्केप देखने को, जो बेहद खूबसूरत है। अब प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों एक अलग जगह घूम रहे थे और हमारे सारे साथी होटल में रुके हुए थे, और यहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करते हुए घूमने निकले थे, क्योंकि अगर रास्ता भटक गए तो हमारा लीड हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। अब उस दिन हानले में हमें स्टार गेजिंग करने नहीं मिला, क्योंकि बादल बहुत आ चुके थे। तो हमने सोचा कि उमलिंगला से वापस आकर उसी दिन रात को हम हानले के अंदर स्टार गेजिंग करेंगे, अगर आसमान साफ रहा तो।
सुबह 7 बजे हानले की ठंड में बाइक स्टार्ट हुई। दिल में थोड़ा डर और बहुत सारा एक्साइटमेंट। हम निकल पड़े सीधा दुनिया की सबसे ऊंची रोड की तरफ। रास्ता बेहद खूबसूरत था, पर ऊंचाई के साथ हवा तेज थी और ठंडी हो गई थी। ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था, पर सस्पेंस यही था कि हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। सांस फूल रही थी, पर सबका फोकस सिर्फ आगे बढ़ने पर था। पूरा ग्रुप एक साथ उस खाली रोड पर विशाल पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ता गया और आखिरकार हमारे सामने वो येलो बोर्ड दिख ही गया। 19,300 फीट पर उमलिंगला, बादलों से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची रोड पर खड़े होने का बिल्कुल भी अलग ही लेवल का थ्रिल था। वी फाइनली डिड इट। अब उमलिंगला फतेह करके जब हम वापस लौटे तो एक अलग ही विनिंग वाला माइंडसेट था। चेहरे पर जीत की खुशी और दिमाग में सुकून। ऐसा लग रहा था कि हमने जैसे कोई बड़ा मैदान मार लिया हो। हानले पहुंचकर हम सीधा गए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची टेलीस्कोप में से एक है, जिसको बेंगलोर से ऑपरेट किया जाता है। अब उस दिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। जैसे ही रात हुई, आसमान ने अपना असली रूप दिखा दिया। हानले का स्काई लाखों तारों और मिल्की वे से चमक उठा था, जिसे हम बस देखते ही रह गए। इधर देखो, हाय करो हाय। अगली सुबह हम हानले से निकल गए सोमोरिरी लेक की तरफ। सोमोरिरी लेक 14,836 फीट की ऊंचाई पर बसी ये झील पैंगोंग से काफ़ी अलग है। ये एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड सेंचुरी है जो बिल्कुल कांच जैसी साफ है। इसके चारों तरफ फैले बचे हुए बर्फानी पहाड़ और इसका गहरा नीला पानी इसे ज़मीन पर जन्नत जैसा बना देता है। सोमोरिरी के बारे में एक दिलचस्प बात है कि ये एक भारत की सबसे ऊंची रामसर साइट है, यानी कि एक प्रोटेक्टेड इंटरनेशनल वेटलैंड। इसका मतलब ये पूरा इलाका और यहाँ का इकोसिस्टम पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है, जिसे बिल्कुल अनटच्ड रखा गया है। पैंगोंग लेक का पानी खारा है, पर सोमोरिरी का पानी ब्रैकिश यानी थोड़ा कम खारा है, क्योंकि यहाँ आसपास के पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ का साफ पानी सीधा इस झील में आकर मिलता है, जो इसके रंग को पल पल बदलता रहता है। सोमोरिरी लेक के इस शानदार बैकड्रॉप में चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको हमारी क्रेजी गैंग से। ये है मेरे वो साथी जिनकी वजह से ये सफ़र मुमकिन हो पाया। राहुल, सुनील, पाशा भाई, दिनुक और नीरज। और यहीं झील के पास हमें मिल गए हमारे जाबाज इंडियन आर्मी के जवान। फिर क्या था, एक पल में पुरानी यारी जमी
और हमने डिसाइड किया है कि दोस्ती वाला वॉलीबॉल मैच खेल लेते हैं, इंडियन आर्मी वर्सेस हमारी गैंग। जा तू खेले, अन्ना को भेज दे। अन्ना जा तू, तेरे को बुला रहे। वो तेरे साथ जो बना तूने। अगले दिन हम सबसे पहले पहुंचे पूगा वैली। ज़मीन से उबलता हुआ गर्म पानी और दुश्वार सल्फर के बादल। ये जगह जितनी हैरत अंगेज थी उतनी ही सुनसान। अब हर खूबसूरत सफ़र का एक अंत होता है और हमारी लद्दाख सीरीज़ अब अपने सबसे खतरनाक और आखिरी दौर में कदम रख रही थी। पूगा वैली को पीछे छोड़ते ही शुरू हुआ एक डेंजरस थ्रिलर ट्रायल। अगर आपको लगता है कि आपने लद्दाख के सबसे मुश्किल रास्ते देख लिए हैं, तो अभी तक आपने सिरसिरला पास का सामना नहीं किया है। 15,700 फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये ज़ांस्कार वैली के सबसे दुश्वार और ख़तरनाक रास्तों में से एक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर एक किलोमीटर के साथ रास्ते और डेंजरस होते जा रहे थे। एक तरफ ऊंचे पहाड़ जो कभी भी टूट सकते थे और दूसरी तरफ गहरी खाई जहां देखकर ही रूह कांप जाए। पर रियल थ्रिलर तब शुरू हुआ जब हम सिविलाइजेशन से बहुत दूर निकल आए। सफ़र चल ही रहा था कि अचानक हमारे बचे हुए रास्ते पर एक ब्लैकआउट लग गया। सामने रास्ता गायब था। एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड पूरे ट्रैक को मिट्टी पत्थरों से ब्लॉक कर चुका था। आगे बढ़ना नामुमकिन था और पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं था। वक्त बीतने लगा, 1 घंटा 2 घंटा, और देखते ही देखते हम वहाँ पूरे 8 से 10 घंटे के लिए फंस गए। मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर 0 सिग्नल, नो नेटवर्क। चारों तरफ दूर दूर तक ना कोई दुकान, ना कोई इंसान और ना कोई मदद की उम्मीद। असली टेंशन तो तब शुरू हुई जब हमने हमारे बैग चेक किए। खाना लगभग ख़त्म हो चुका था। हमारे पास बचे थे तो बस कुछ चिप्स के पैकेट और गिनती के 2-3 पानी के बॉटल्स। उस ठंड और सुनसान पहाड़ के बीच भूख और डर दिमाग पर हावी होने लगा था। लगभग 10 घंटे के उस लंबे वेट के बाद आखिरकार रास्ता थोड़ा क्लियर हुआ और हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। दिमाग थक चुका था पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑन थी। रास्ता जितना जानलेवा था उतना ही सुंदर और सरियल भी था। वो दुश्वार वैली हमें बता रही थी कि नेचर जितना खूबसूरती से आपका स्वागत करता है उतनी ही बेरहमी से आपका इम्तिहान भी ले सकता है। जैसे जैसे हम उस डेथ ट्रैप से दूर निकलने लगे, मौसम ने एक बार फिर अपना रूप बदला। पहाड़ों के बीच से सूरज की ढलती हुई किरणें और कच्चे रास्तों पर उड़ती हुई धूल। ये थ्रिलर सीन अचानक एक सिनेमैटिक मास्टरपीस में बदल गया। अब जब आखिर में गुड न्यूज़ मिला तो हम मनाली ठीक ठाक पहुंच चुके थे।
रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया था और हमें मन को थोड़ी शांति मिल चुकी थी। अब आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि मैं आगे वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर रेक्टिफाई कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।